जैसे कि थोड़ा बहुत आप लोगों को ब्रीफ कर चुके होंगे। बायोस्टैट्स का टॉपिक है आज, और आई एम प्रेजेंटिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जीपीटीपी। तो इंशाल्लाह आई होप कि इसके बाद आप लोगों को आसानी होगी वो समझने में। स्टैटिस्टिक का टॉपिक हम सब मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो हम सब अपनी किसी न किसी लेवल पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ भी चुके हैं, और हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीजें देख भी चुके हैं, लाइक पेपर या फिर लेबोरेटरी वर्क वगैरह में यूज कर चुके हैं। Dr. Isha, I'm sorry, can you use the presentation mode? Tabulation of the data, the facts as the basis for explanation, description, and comparison of the. So we can tabulate or express our data, represent our data by many ways. Like we can represent through graphs, charts, and in table forms. We can find application of statistics in many fields of healthcare. इनमें से कुछ खास लिखे हुए हैं, जिसमें जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर आपने दो ड्रग को कंपेयर करना है तो आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। आप डिजीज की और उसकी प्रेवलेंस चेक कर सकते हैं। आप जो है डिफरेंट फैक्टर्स डिजीज से रिलेटेड वैल्यूएट कर सकते हैं, और पेशेंट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से जो है आप डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट देख सकते हैं। यानी आप बहुत सी जगह पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है ना? उसमें तो जी डॉक्टर ईशा, आपकी आवाज ठीक है। कैन यू प्लीज यूज द प्रेजेंटेशन मोड? असल में आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही एक्चुअली, राना साहब। कैन यू प्लीज यूज द प्रेजेंटेशन मोड? कोई और बता दे, असल में मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सॉरी। डॉक्टर सिद्दीकी, कैन यू से? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपने प्रेजेंटेशन मोड में डाल दी पड़ी। ओके गुड। नाउ दिस इज व्हाट वी वर आस्किंग फॉर, सो इट्स ओके नाउ। सॉरी। तो खैर, तो दिस इज जस्ट एन इंट्रो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टैटिस्टिक्स में है वेरिएबल्स। हमने कौन से वेरिएबल्स यूज करने हैं, ठीक है। वेरिएबल है क्या पहले, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्योंकि इसी की बेसिस पर आप टेस्ट, हाइपोथेसिस, एवरीथिंग आप डिसाइड करेंगे। सही। वेरिएबल एक वैल्यू है, एक कोई भी चीज को फैक्टर है जिसकी कोई क्वांटिटी है, कोई क्वालिटी है, जिसकी बेसिस पर वो आपको कोई आउटकम देता है, कोई रिजल्ट देता है, और उस रिजल्ट की बेसिस पर आप फिर अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, डिजीज स्टेटस, ये सब एज अ वेरिएबल यूज हो सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो ओबेसिटी और फिजिकल एक्टिविटी के ले सकते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं जो कि शो कर रहे हैं कि आप अगर पेशेंट ओबेस है तो उसके कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस फैक्टर से वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है। आपको बहुत सारी टाइप की क्लासिफिकेशन मिलेगी, लेकिन जो मेजर चीज है वो सेम ही है। जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल है, it's very easy to understand that these are actually the whole numbers, whole values, like they don't have fractional values between them. जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 है, 110, 111, 112 है, ठीक है, इसमें बीच की वैल्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, it can only be 1 2 3 4 5, it cannot be like 1.5 1.2 1.3, ठीक। इसी तरह आपका हार्ट रेट है, नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी जिसमें आप फ्रैक्शनल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। दे आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड दे कैन आल्सो बी कॉल्ड डाइकोटोमस और कैटेगोरिकल। उसके बाद डिस्क्रीट में ही ऑर्डिनल वेरिएबल्स आते हैं एंड नॉमिनल। ऑर्डिनल वेरिएबल्स क्या हैं? एज द नेम इज शोइंग दैट वी आर अरेंजिंग our variables or parameters in order, like in ranks. It can be from high to low, or it can be from low to high, ascending या descending order में arrange कर रहे हैं, ठीक है। तो this is our ordinal variable. फॉर एग्जाम्पल पेन लेवल, ठीक है। तो पेन आपका मॉडरेट भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, ठीक है, और एक्सट्रीम लेवल तक भी जा सकता है, सही। तो आप
उसको पेन लेवल को आप ऑर्डर्स में डिवाइड करें। सही। एग्जाम्पल आती है नॉमिनल वेरिएबल। अब नॉमिनल वेरिएबल और ऑर्डिनल वेरिएबल उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि उसमें भी कैटेगरीज हैं, लेकिन नॉमिनल में ऑर्डर नहीं है, रैंकिंग नहीं है। ठीक। ऑर्डिनल वेरिएबल में आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डरिंग दे रहे हैं, इसमें आप ऑर्डरिंग नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं नेशनैलिटी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक। डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग हैं। ठीक। आपके पास कैटेगरीज हैं, बट ऑब्वियसली बात है आप इनको एक किसी रैंकिंग में नहीं डाल सकते, किसी एक को दूसरे पे आप अपर लेवल पे नहीं ले जा सकते। तो इट इज विद कैटेगरीज बट विदाउट द ऑर्डर। या फिर ये कि आप यस और नो में बता रहे होते हैं कि यस डिजीज है, डिजीज नहीं है। ठीक है, कोई भी फैक्टर। देन वी हैव द कंटिन्यूअस वेरिएबल। Continuous variable when we have the fraction values or decimal values between 2 points. There can be many examples of that, like BMI, height, serum creatinine level, LDL. They all have the values between the points, right? Then we have interval. Interval क्या है कि consistent change बता रहा है variables के दरमियान in a specific order. ठीक है, ये जो है values show करते हैं below zero. Below zero का क्या मतलब है? तो जब ये वैल्यू शो कर रहे होंगे तो इनके बिटवीन जीरो आएगा। लाइक ये प्लस में भी शो कर सकते हैं और माइनस में शो कर सकते हैं, लाइक डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। इट कैन बी -10C ऑल्सो, इट कैन बी +10C ऑल्सो, एंड इन बिटवीन माइनस एंड प्लस देयर इज ऑलवेज अ जीरो। ठीक। फिर वी हैव रेशो। रेशो में क्या है कि हमारे पास इंटरवैल्यूज भी है, लेकिन बट उसमें जो है वैल्यूज वो जीरो से बिलो नहीं जाती, वो ऊपर ही रहती है। ठीक है, एक तरफ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइट। हाइट जो है वो आपकी ऑब्वियसली बात है, हाइट आपकी होगी 5'2" है, 5'3" है, बट इट कैन नॉट बी इन माइनस। सही। तो ये है आपका रेशो। रेशो और इंटरवल को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरवल में आप कंपेयर नहीं कर सकते दो वैल्यू को। लाइक ऐसे कि फॉर एग्जांपल आपका रूम टेम्परेचर है 16, बाहर हो रहा है 32, तो यू कैन नॉट से दैट बाहर का टेम्परेचर जो है बाहर जो है वो इट्स ट्वाइस हॉट एज कम्पेयर टू द रूम। बट इन रेशो you can say like this, like for example we are comparing the height of two people. One have the kid have 3 feet, but the father have 6 feet, so we can say the father have double height than his son. This is one more classification of variable. वेरिएबल्स को हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करके भी डिफाइन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मींस जो कि क्वालिटी शो कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, दे आर लाइक नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, जिसमें आप ऑर्डर्स में अरेंज कर रहे हैं, कैटेगरीज में अरेंज कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव जिसमें आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फॉर्म में अपना डेटा शो कर रहे हैं। सही। अब हम एक क्विक थोड़ा सा करेंगे चैट बॉक्स। आई वांट टू सी द चैट बॉक्स। कि अगर आप लोग मुझे बताएं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ आप अगर चाहें तो चैट बॉक्स में मुझे बताते रहें साथ साथ कि आपके नज़दीक कौन सा इसमें से डिस्क्रीट है एंड कौन सा कंटिन्यूअस है। सॉरी, ये वाली स्लाइड है। जी। और दूसरी जो है ये है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स विद कैटेगरीज, लाइक इट कैन बी ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। और इसमें भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डिनल कौन सी है, नॉमिनल कौन सी है। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी इसमें जो कि आप नोट करें अगर, कि यहाँ पे हमारे पास है एज। एज इज ग्रेटर देन 30 ईयर्स और लेस देन 30 ईयर्स। ठीक है, एज हमने जबकि हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि एज क्या है, वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है। सही है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखें एज 35 ईयर्स शो हुई है और यहाँ पे हमने एज को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यानी एज को हम क्वालिटेटिव भी शो कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव भी शो कर रहे हैं। सही। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज को हमने दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया है। तो आप एक ही वेरिएबल को डिपेंडिंग ऑन द रिसर्चर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट रिसर्चर इज ट्राइंग टू get from the studies and what is the main focus of the researcher, you can use some variables both qualitatively and quantitatively too. सही। अब आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स पे। स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है कि इट
समराइजेस और डिस्क्राइब द डेटा जो कि हमने कलेक्ट किया है अपनी रिसर्च स्टडीज से, सही। और इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, विजुअली भी कर सकते हैं एंड न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे इसको जरा। फिर है हमारे पास इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि आप सैंपल्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद उस स्टडी की बेस पर आप उन सैंपल के बारे में कोई हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, कोई आइडिया जनरेट करते हैं एंड उसके बाद हम आपको उसको आउटकम की फॉर्म में लाते हैं। So this is inferential statistics, and normally inferential statistics is being done on the population. So choosing and evaluating statistical method depends on the type of data used. यानी आप किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं उसकी बेसिस पर आप जो है स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, सही। This is just a description of descriptive and inferential statistics. Descriptive statistic is used to organize, summarize, simplify, describe, and present our data. And in inferential statistics, we are generalizing from samples to populations. We are doing hypothesis testing and we are making predictions. अब जो कुछ इसमें आ रहा है वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप। सेंट्रल टेंडेंसी, अच्छा यहाँ से पहले मैं एक दफा आइडिया दे दूँ, इसमें विजुअली एंड न्यूमेरिकली हमने बात की है। तो विजुअली ऑब्वियसली बात है, हमें आइडिया है कि विजुअली हम कैसे कर सकते हैं। न्यूमेरिकली तो समझ में आता है कि चले थ्रू फार्मूलाज नंबर्स। विजुअली कैसे करते हैं हम? विजुअली वी कैन डू इट बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स, लाइक इट कैन बी हिस्टोग्राम, इट कैन बी पाई चार्ट, इट कैन बी लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, ठीक है, बहुत सारे उसके तरीके हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हमें डेटा जनरेट किया है हमने, ठीक है, हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन में से किए हैं, ठीक, तो हमें क्या करना होता है, उस डेटा को इस तरह से हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज करना होता है, ठीक। हमने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स फॉलो करने होते हैं ताकि जो डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक हो। ऑब्वियसली बात है, जब आप स्टडीज पब्लिश करते हैं, कोई रिसर्च पब्लिश करते हैं, तो उसका डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, उसको कुछ इम्पोर्टेंस शो करनी होती है, सही। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेजर्स हैं, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, ये हेल्प करते हैं हमें उस डेटा को विद इन द रेंज रखने में, उसकी सिग्निफिकेंस बताने में, सही। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि जो भी सिंगल वैल्यू है आपकी, जो कि एक डेटा को डिस्क्राइब करेगी, ठीक है, और सिंगल वैल्यू के आसपास ही आपका डेटा और कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक। अब आगे हम देखेंगे सिंगल वैल्यू कैसे आप कर सकते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इट कैन बी थ्रू अरिथमेटिक मीन, इट कैन बी थ्रू मोड, इट कैन बी थ्रू मीडियन। अच्छा, चैट बॉक्स में पहले वाले का कोई रिप्लाई, अच्छा, लेफ्ट ऑर्डिनल राइट नॉमिनल, सही है, हम इस पे आखिर में भी आ सकते हैं, ठीक है, हम दोबारा करेंगे, एक दफा ओवरव्यू हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है हमारे पास? फर्स्ट मेजर है हमारे पास अरिथमेटिक मीन, सही है। अरिथमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट वन एंड यू ऑल नो इट very well, that in this we are actually dividing the sum of all the observations by the number of the observations, sigma x divided by n, ठीक है, n is your number of observation and x is the sigma is the sum. It is generally used for both continuous and for continuous and normally distributed data. अच्छा, ये normally distributed data, I hope आप सबको idea ही होगा, हम आगे इसको और अच्छी तरह explain करेंगे। It's very sensitive to outliers. What are outliers actually? The outliers are the readings which are slightly out from the data range. Like for example, you have some results, they are showing values 20, 40, 60, 80. But outlier can be like 220, 150, the value which is extreme one. और ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास एक एक्सट्रीम वैल्यू ऐसी होगी, जब आप मीन लेते हैं तो मीन तो आपको एक सेंट्रल वैल्यू दे रही होती है तमाम वैल्यूज की, तो जब आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू आउटलायर होगा तो वो जो सेंट्रल वैल्यू होगी आपकी वो भी चेंज हो सकती है। तो मीन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आउटलायर से, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर दैट वेदर दे वांट टू टेक द आउटलायर और नॉट, ठीक है। आउटलायर आप चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं, सही। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट अंडरस्टूड मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। Then we have the median. The median is the middle value in the list of numbers which can be arranged in descending or ascending order.
like you have 10, 50, 20, 30, 40 random numbers, and you can arrange them in either descending manner or ascending manner, and then you can select the middle value. ठीक है, middle value आपको क्या शो कर रही है? 50th percentile इसमें लिखा हुआ है, it's also called 50th percentile, यानी वो 50% वो शो कर रहा है कि जिसके बिलो आपकी सारी 50% ऑफ वैल्यूज हैं और उसके अबव आपकी 50% ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, और अच्छा हम जब सेंटर वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें ऑड और इवन में थोड़ा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑड में क्या हो जाता है, ऑब्वियसली देयर कैन नॉट बी अ सेंटर वैल्यू। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम दो वैल्यूज को कंबाइन करके जो है उसका मीन लेते हैं, एंड दैट विल बी अवर मीडियन। यानी इवन है तो ऑब्वियसली इवन में आसान है, आप एक सेंटर वैल्यू ले सकते हैं, ऑड में आप जो सेंटर की दो है उनको कंबाइन कर लेंगे और देन उसको एज अ मीडियन कंसीडर करेंगे। देन वी हैव मोड। अच्छा, इसमें एक और चीज है स्पेशली गुड फॉर मीडियन में, स्क्विड पॉपुलेशन। ठीक है, स्क्विड पॉपुलेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ इरेगुलरिटी इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मोड क्या है? मोड में आप क्या करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग जो आपकी वैल्यू होती है डेटा में, वो आप जो है लेते हैं एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, मीन में क्या कर रहे हैं, आप वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर से, and then median में it will be the center value, and in mode it will be the frequently occurring value. It can be used for nominal, ordinal, or continuous data. Sometimes there can be more than one mode, for example bimodal or trimodal. Yes, it can be, because जब आप कर रहे होते हैं काम तो बाद ऐसा होता है कि दो वैल्यूज सेम नंबर पे शो हो रही होती हैं, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरेंगे। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं हार्ट रेट और नंबर ऑफ पेशेंट कंपेयर करें, तो हो सकता है नंबर ऑफ पेशेंट और एक हार्ट रेट की वैल्यू वो सेम हो, एक्सट्रीम आ रही हो, तो वो आप दो फिर मोड भी ले सकते हैं। ठीक है, समरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये बेल शेप कर्व नजर आ रहा है। जो तो फर्स्ट वन है आपका, वो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ठीक है, अभी इसको और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सही, दिस वन इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वन, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो सेंटर पे जो लाइन शो करिए वो क्या शो करिए कि मीन, मोड एंड मीडियन, दे आर एक्चुअली शोइंग द सेम नंबर ऑफ सेम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एक दोनों तरफ क्या है 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अब आप नीचे आए, अब नीचे आप देख सकते हैं कि डेटा में जो बेल शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, स्क्विड हो गई है। ठीक है, एक साइड पे डेटा मूव कर रहा है, उसकी वजह से आपके मीन, मोड और मीन सेम बट मीडियन और मोड पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जब पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है तो यू कैन सी द मीडियन एंड मोड, दे आर मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड, एंड जब नेगेटिवली स्क्यूड है तो जो है मीन, मीडियन और मोड जो है वो राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो दिस इज द स्क्यूनेस ऑफ डेटा, कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि जो आपका ग्राफ है वो एक साइड पे ज्यादा मूव हो गया है और दूसरी साइड पे कम है, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज। अच्छा, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं कि वी हैव 20 बेसलाइन HDL concentration फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन टी ऑन HDL। ठीक है, अब ये ग्रीन टी का इफेक्ट देख रहे हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पे। अब आप देख सकते हैं द वैल्यूज आर ऑल रैंडम। ठीक है, अब इस वैल्यूज में से मीन, मीडियन और मोड निकालना है। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है अभी साथ में, तो आई वुड लाइक कि आप लोग कैलकुलेट करें। I can see just one comment in chat. Yes, extreme values are outliers. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मीन आपको क्या करना है, सब कुछ ऐड करना है, देन आपको डिवाइड करना है इसकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन हैं? 20 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ट्राई टू कैलकुलेट इट, बेटर टू डू इट लेक्चर। ठीक है, और उसके साथ आप क्या करते हैं, मीडियन आप उसकी सेंटर वैल्यू ले सकते हैं और मोड ले सकते हैं, दैट विल बी द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। बाकी जो दो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा स्लो स्लाइड मूव हो रही है, लेकिन आई थिंक वेरिएबल्स अब जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे।
Variables discrete क्या हैं? They are whole numbers. They don't have decimal in between them. Then we have the continuous. The continuous have decimal or fraction values, and they are continuous values like 1.1, 1.2, 1.3. They don't have the breaks in between the whole numbers. And then in ordinal, we are arranging our data in orders. And in nominal, we are also arranging in our data in categories, but not in ordering form, right? They are not ranked. Now there is that slide, the visual methods of describing data. Frequency distribution. What is frequency distribution? Like आपके पास readings हैं, ठीक है, आप उनको distribute करके चेक कर रहे हैं कि क्या पैटर्न आ रहा है, क्या आपके पास उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन आ रही है. That will help you in determining the spread of data. Then we have histogram. You can use the bar graph and scatter plot, box plot, and the pie chart. You can use different type of visual method to describe the data. They are actually better to understand. Then we have measures of dispersion, data spread or variability. हमने पहले देखा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, यानी आप सेंट्रल वैल्यू के अराउंड आप कैसे अपने डेटा को मेजर कर सकते हैं. सेकंड इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन. इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी हैव रेंज. रेंज क्या है? वी आर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम and minimum value in a group of data. They are easy to compute. Size of range is very sensitive to outliers of this matter because they are considering maximum and minimum value. Any extreme value will affect the difference. Then we have the standard deviation, the most commonly used one. It gives the total variation in the mean. आपके mean में क्या variation आ रही है वो आपको standard deviation के through पता चल जाती है. ठीक है. और इसका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, हम इसको कंसीडर करते हैं, ये स्क्वायर रूट है वेरिएंस की. वेरिएंस क्या है? ये डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन का मीन से. यानी आपकी जो एक एक ऑब्जर्वेशन है, हम x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार इज मीन. तो हम इस तरह उसको कैलकुलेट करते हैं और डिवाइड बाय n. तो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड व्हाट इज वेरिएंस? इट इज द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन. It involves measuring the distance of each observation from the mean. Mean से हर observation का क्या गैप आ रहा है वो हम वेरिएंस के थ्रू मालूम करते हैं और उसका स्क्वायर रूट हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है. नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंटिन्यूअस यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे अप्लाई होती है. अच्छा, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, एक्सक्यूज मी राना साहब, आई कैन नॉट फाइंड द एनोटेट ऑप्शन. पहले मैं चेक करी थी तो ठीक था इसमें. तो ये होस्ट की तरफ से तो नहीं मिलेगा मुझे ये. Which option? Sorry, madam. मैं एक्चुअली एनोटेट करना चाह रही थी, कुछ चीजें ऐड करना चाह रही थी, बट आई एम अनेबल टू फाइंड नाउ. आई वाज चेकिंग अर्लियर, इट वाज देयर. ओके, चलें इससे कंटिन्यू करते हैं. मुझे ऑप्शन उसमें समझाने में ज्यादा आसानी हो जाती है ना. अच्छा ठीक है, अब हमारे पास हमारा रूल क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जब हम जो है अपना डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक वी हैव शोन इन दिस चार्ट, कि हमारे पास आप देख सकते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक, एक्स, मीडियन और मोड आपका सेंटर में है. तो अब आपने मालूम ये करना है कि ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से आप मालूम कर सकते हैं कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना इफेक्ट आएगा. जैसे इसमें शो किया हुआ है कि 60% ऑफ द सैंपल वैल्यूज आर फाउंड विद इन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन. यानी जो आपका ये बेल शेप ग्राफ है, इसमें आपका अगर अब मैं सॉरी आई कैन नॉट एनोटेट राइट नाउ, कि ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन आपको शो करेगी जिसमें +-1 है, कि इसके अंदर आपका 68% डेटा होगा. आप जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ाते जाएंगे तो आप क्या शो करेंगे कि आपका डेटा की जो स्प्रेड है वो भी बढ़ती जा रही है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर शोइंग इट +-2 SD, उसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो 95% कवर होगा उसके अंदर. ठीक है, इसी तरह +-3 SD, उसमें क्या हो जाएगा 99% ऑफ डेटा कवर हो जाएगा.
मीन आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो वैल्यू शो हो रही होती है मीन प्लस माइनस एस डी, ठीक है। तो हम उसकी बात करें कि साथ साथ वो डेटा स्प्रेड भी शो कर रहा है, सही। उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी मेजर है डिस्पर्जन का, और ये देता है परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन। यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला दिस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आपको परसेंटेज वेरिएशन चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वी हैव परसेंटाइल। थोड़ा सा परसेंटाइल का हमारा पीछे भी आया था, जिसमें हमने 50 परसेंटाइल कहा था। किसको कहा था? मीडियन को कहा था, मोड को कहा था? कैन एनीवन टेल मी? I would like to see some response. I hope everyone is not sleeping right now. जी, मीडियन, यस। और भी लोग? मीडियन, जी। क्यों? क्योंकि मीडियन जो थी वो सेंट्रल वैल्यू थी ना, तो सेंट्रल वैल्यू इज the 50th one, like the 50% of values are below that and above that, सही। तो हमने उसको कहा था वो 50 परसेंटाइल है। It's a value or point in a distribution in which a value is larger than given percentage of other values in the sample. Example है 75th percentile means कि आपकी जो 75% ऑफ वैल्यूज हैं वो उस वैल्यू से स्मॉलर है, ठीक है, उसके अंडर आ रही हैं, सही। इसी तरह हम मालूम करते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, उसमें भी परसेंटाइज हो सकती हैं, और ये डिस्क्राइब करता है, ये एक्चुअली शो करता है मिडिल 50% वैल्यू, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं बिटवीन 25th एंड 75 परसेंटाइल, ठीक। प्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग ओनली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी मिसलीडिंग विदाउट सम आइडिया ऑफ डेटा स्प्रेड, obviously studies that report only medians or means without their accompanying measures of data spread should be closely scrutinized. obviously बात है, जब आप कोई डेटा शो कर रहे हैं तो आपने उसका सिर्फ मीन नहीं शो करना, आपने उसकी स्प्रेड भी शो करनी है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी के साथ स्प्रेड शो करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका डेटा कोई कह सकते हैं आप कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनी रेंज ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा और सेंट्रल टेंडेंसी यू कैन नॉट सिग्निफाई योर डेटा, ठीक है। ये भी वही कर्व आ गया आपका, इसमें मीन मीडियन मोड जो है वो कॉन्साइड हो रहे हैं। आई होप आई कैन इनके सामने असल में मुझे इसमें बताना था शो करके, तो वो अभी मेरे पास कंट्रोल नहीं आ रहा नजर, जबकि मैंने पहले देखा था तो मुझे मेरे पास था एनोटेशन का। आई डोंट नो व्हाई इट्स डिसअपीयर्ड नाउ। ओके, अच्छा, जो हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यूस है और नॉर्मल है, इसके लिए हम कंसीडर बात कर रहे हैं, ये हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन मीन म्यू हमारा 0 के बराबर है, हमारा सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर है, और हमारा एक्स सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम उसको एक्स और एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये आपको बताने चाहिए कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द सैंपल मीन and the population mean and the population mean and the population standard deviation and sample standard deviation. जब हमारे पास अच्छा, अब हाँ, एक तो हमारे पास है नॉर्मल डेटा, वो तो हम कैसे बता रहे हैं, ये दो तरीके हैं। एक तो हम विजुअली देख के बता सकते हैं, जैसे हमने पीछे बात की कि आप अपने डेटा को विजुअली डिस्क्राइब कर सकते हैं, सही। हम उसके लिए हिस्टोग्राम बार यूज करते हैं, आप बार बनाते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर एक कर्व ओवरले करते हैं और आपको मालूम हो जाता है कि आप का डेटा जो है बेल शेप है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है। दिस इज द विजुअल मेथड टू चेक दैट वेदर आवर डेटा इज नॉर्मल और नॉट। और दूसरा क्या तरीका है कि हम यूज करते हैं टेस्ट फॉर्मोग्राफ टेस्ट, जिसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, सही। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने एज और फ्रीक्वेंसी को जो है प्लॉट किया है, और दे आर गेटिंग अ परफेक्ट नॉर्मल शेप बेल शेप कर्व। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या है? इट्स चांस ऑफ अक्सेंस ऑफ एन इवेंट। अभी आपको आगे समझ में आएगा इसका यूज कहाँ कर रहे हैं हम। इस तरह में पता चलता है कि किसी भी इवेंट के होने का कितना चांस है, कितना क्या लाइक्लीहुड है कि एक इवेंट कितनी दफा होगा। सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल जो हमेशा यूज होती है इसके लिए डाइस वाली, क्या
you have 6 sides of dice, when you throw it, you have probability that 1 आपका 1 दफा आएगा, 2 दफा आएगा, 3 दफा आएगा, ठीक है। तो ये probability हम मेजर करते हैं। probability can be expressed between 0 and 1, 0 से 1 के दरमियान शो कर सकते हैं आप। estimation and sampling, सही, जब आप कोई भी डेटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर कंसीडरिंग द पॉपुलेशन, तो आपको जो है पैरामीटर्स डिसाइड करने होते हैं। उन पैरामीटर्स की बेसिस पर आप अपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी जो है विद इन द रेंज रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वन मेथड जो दैट कैन बी यूज्ड टू मेक एन इन्फरेंस फॉर अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, उसमें यह है कि आपने डिफरेंट सैंपल्स लिए हैं, ठीक है, जो कि मिलकर एक पॉपुलेशन बना रहे हैं, और आप उस पॉपुलेशन पे अपना एक्सपेरिमेंट या अपनी स्टडीज कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप बहुत सारे सैंपल्स उठाएंगे, रैंडम सैंपल्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस को आप कैसे जो है जनरलाइज कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में शो करना है। उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, या एक आप कह रहे हैं तरीका यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन आपको क्या शो कर रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रहा है आपको मीन की, ठीक। एसईएम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप जो है डिवाइड करते हैं एसडी को बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज यानी एन। अच्छा, अब आपके पास दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ओवरऑल डेटा में जो स्प्रेड था वैल्यूज का वो शो कर रहा है, ठीक है, डिस्पर्जन शो कर रहा है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन आपको क्या शो कर रहा है, जो सैंपल मीन्स का जो आपको सिंगल पॉपुलेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं, उसका स्प्रेड शो कर रहा है, उसकी डिस्पर्जन शो कर रहा है, सही है। तो ये दो चीजें लगती हैं कंफ्यूजिंग, लेकिन एक्चुअली आप उसी स्टैंडर्ड डेविएशन को जो डेटा में आपने स्प्रेड चेक किया उसको यूज कर रहे हैं आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एज इन एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 90% ऑफ द सैंपल मीन्स लाई विद इन +-2 SCM ऑफ द पॉपुलेशन, सेम लाइक दैट कि आप +-2 SCM है तो आपका 95% ऑफ द सैंपल मीन जो है वो इस रेंज में आ रहे होंगे। The distribution of means from these random samples is about normal regardless of the underlying population distribution. The SCM quantifies uncertainty in the estimate of the mean, not variability in the sample. ठीक है, वही चीज जो मैं बताई थी कि ये estimate करा है sample mean का in a population, not we are not talking about whole data. ठीक, और ये help करता है हमारी इसमें hypothesis testing में और confidence interval निकालने में। सही, क्या है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। जब हम आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं अपनी एस्टिमेशन की या स्प्रेड की, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉन्फिडेंस इंटरवल। दिस इज वेयर वी आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली क्या है, ये लाइकलीहुड है कि आपकी द पॉपुलेशन वैल्यू इज कंटेन विद इन द इंटरवल और रेंज। आपकी जो वैल्यू जो आ रही है वो विद इन द रेंज है, विद इन द इंटरवल है। और आपको पता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने एक कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट जनरेट करना है, तो वी शुड eradicate the chances of error and we should minimize our range or focus our range, ठीक है। Commonly reported as a way to estimate a population parameter, mostly 95%, ज्यादातर आप डेटा में देखते होंगे कि हम यूज करते हैं 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, और 90% और 99% भी करते हैं, लेकिन 95% जो है वो इससे ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि वो एक कहते हैं ना आपकी जो एक रेंज जिसमें डेटा आए जिसके बाद आप कहते हैं कि दिस इज जस्टिफाइड एंड दिस कैन बी यूजफुल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और गिविंग एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट, वो हमें 95% में वो स्प्रेड मिल जाता है, ठीक। उसके अलावा ये कि डिपेंडिंग ऑन द डेटा स्टडीज आप उसको 90 और 99 पे ले जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें किसी भी फाइंडिंग या फाइंडिंग की इम्पोर्टेंस बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बताता है, और हमें उस डिफरेंस को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। वही सारी चीजें जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल है कि assume a baseline birth weight in a group that is n is equals to 51 with a mean plus minus standard deviation of 1.18 plus minus 0.4 kg, राइट। एक सेकंड मैं देखना चाहूंगी चैट बॉक्स में क्या है। अच्छा सही है, मीडियन आंसर सही है, ठीक। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 51 है,
उसके बाद मीन जो है उसका 1.18 है और 0.4 kg जो है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अबाउट इक्वल टू द मीन प्लस माइनस 1.96 into SEM और 2 into SEM। दिस 1.96 एक्चुअली ये होती है जी वैल्यू कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक चार्ट होता है उससे हम निकाल सकते हैं। ऑनलाइन तब तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो उसके लिए तो अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जनरेट हो जाती है। 95% CI के लिए 1.96 होती है और 90% के लिए होती है 1.64। ठीक है, इससे आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि आप रेंज मालूम कर सकते हैं डेटा स्प्रेड की। ठीक है, मीन फॉर एग्जांपल आपका क्या है 1.18, सही, प्लस माइनस 1.96 इंटू SEM। SEM अभी हमने पीछे देखा, कैसे मालूम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, सही, उससे आपकी क्या आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन और SEM आ जाएगा। ठीक, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.96 से प्लस माइनस मीन showing that we are getting a range। और आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने रेंज शो भी की हुई है 1.07 and 1.29। I would like you to calculate it yourself। और 95% तो चलें उन्होंने एक्सप्लेन किया है, 90% को आप लोग 1.64 के साथ जरा कैलकुलेट करें और चेक करें कि आपकी यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। I hope everyone have calculator, or if you don't have the calculator, you have it in your phones, obviously। तो आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे। SEM क्या है आपने अभी देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय द रूट n। दिस इज योर SEM। आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट एनोटेट हियर, आई विल put the formulas otherwise। ठीक है, और उसको आपने इसी चीज में रखना है, मीन प्लस माइनस 1.64 into SEM। आई होप आप लोग कर रहे हैं, जस्ट टू रीचेक कि हमारे पास ये नीचे वाली रेंज आ रही है या नहीं। जी आई होप आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर अगर कर लिया आपने, आप ये बाद में भी कर सकते हैं, और ये साइट यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी प्रेजेंटेशन। तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर जो है 1.09 और 1.27 आएगा। ठीक है, जैसे आपका 95% के साथ 1.07 1.29 आए, यानी दिस इज द लोएस्ट एंड दिस इज योर हाईएस्ट वैल्यू। अच्छा, आगे चलते हैं। CIA का क्या फायदा, CIA का आपने पीछे देखा कि फायदा क्या है कि आप उससे जो है आप एग्जैक्ट रेंज मालूम करें जिसमें आपके मीन और आपकी जो स्प्रेड है वो शो होना चाहिए। ओके, अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जब आप कंटिन्यूस वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो CIA दैट इंक्लूड जीरो, no difference between two variables can be interpreted as not significantly significant। What happens when you have a confidence interval, then uh, the confidence interval will be showing the value within the range, like you have seen that when it is 95%, it was showing between 1.07 and 1.29। ठीक है, लेकिन अगर वो मीन मीडियन मोड जो कि जीरो है, अगर उसको क्रॉस करके आएगा लाइक 1.07 और 1.29 तो रेंज है, सही है, लेकिन अगर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो भी ऐसी आ रही है कि वो जीरो के साथ आ रही है, ठीक है, तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इट्स कमिंग लाइक माइनस 1.07 टू प्लस 1.07, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर आपके जीरो आ रहे वैल्यू में, तो वो वाला डेटा आपका सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, अगर जीरो आ रहा है CIA रेंज वैल्यूबल CIA डिफरेंस के दरमियान, CIA वैल्यू के दरमियान, तो वो आपका जो है डेटा वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगा, सही। और एक और पैरामीटर जिसके थ्रू हम शो कर सकते हैं वो है आपकी पी वैल्यू, वो भी हम आगे देखते हैं, जो कि नॉर्मली कंसीडर होती है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि आपकी पी वैल्यू है 0.05, 99% का मतलब है पी वैल्यू है 0.01। अच्छा, नाउ वी आर ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, अब ये आपका बहुत ही मेजर पार्ट है
कि आपने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि आपने जो भी रिसर्च कंडक्ट करनी है उससे पहले आप जब भी करते हैं तो उसका आपका एक रिसर्च क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि आपने करना क्या है। आपने दो ड्रग्स का थेरेप्यूटिक इफेक्ट कंपेयर करना है, या फिर ये कि आपने जो है किसी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर और डिपेंडेंट फैक्टर को कंपेयर करना है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट डाल सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, इट कैन बी एज, इट कैन बी इवन ऑक्यूपेशन, अगर आप ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि उसमें एक्टिविटी कितनी हो रही है, सही। तो वो सब चीजें आपने टेस्ट करनी है, सही। उसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन को आपने पहले डिफाइन करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस के थ्रू आप हाइपोथेसाइज करेंगे, आप आइडिया देंगे, ठीक। It is a statement or assumption about the population parameter or the probability distribution of the population based on the available sample information. It depends on you what kind of research you are doing. ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है, ए है, वो इफेक्टिव है ड्रग बी से, ठीक है, क्या करिए, वो रिड्यूस करिए HbA1c लेवल, वो आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। या फिर देखिए सैंपल 1 और 2 वो सेम पॉपुलेशन से लिए हैं आपने, आप उसमें कोई डिजीज की प्रेवलेंस चेक कर रहे हैं, आप उसमें स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग की परसेंटेज देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। H0 is our null hypothesis. Null hypothesis, it indicates with its name that it's null, like there is no difference between the values. कोई भी जो दो ग्रुप्स जो आप कंपेयर कर रहे हैं उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो आपका क्या है, नल हाइपोथेसिस। And these are the ways how can you describe it in your research. Like you can say that mean BMI of first population is equal to mean BMI of second population, or you can say okay, distribution of BMI is same among two population. बात एक ही कर रहे हैं ना हम, लेकिन हम डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं और सबका मतलब क्या है कि हमारा जो कंपैरिजन है उसमें जो वैल्यूज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो नहीं है कोई, ठीक, इट्स सेम, इट्स इक्वल, नो डिफरेंस इन द मीन BMI अमंग टू पॉपुलेशन। और अगर आपने नेशनैलिटी फॉर एग्जांपल होने के प्रोपोर्शन ऑफ ओबेसिटी इज सेम अक्रॉस एशियंस एंड अरब, लाइक हमारा क्या है, इक्वल सेम है, नो डिफरेंस है, ठीक। फिर हमारे पास सेकंड आता है ऑल्टरनेट। ऑब्वियसली आपका एक नल हाइपोथेसिस है जिसमें आप शो कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज इक्वल। अब हमने क्या करना है, हमने तो उसी को चेक करना है ना कि क्या वो सेम है या नहीं, क्या वो इक्वल है या नहीं, क्या उसमें डिफरेंस है या नहीं। तो हमें उसके लिए चाहिए होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक। दिस इज अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, और वो डिफरेंस शो कर रहा होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारी ट्रीटमेंट ए वो के बराबर है या नहीं, BMI पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन 1 का वो पॉपुलेशन बी से ज्यादा है, कम है, ठीक। हमारे पास वही डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन BMI फर्स्ट एंड सेकंड पॉपुलेशन इज डिफरेंट, मीन BMI ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन, इक्वल देन, or it's not equal to mean BMI of second population, ठीक है। This is how you can say show it, greater than, equal than, less than or equal to or not equal to, ठीक है। ये चार तरीके से आप बता देते हैं। किसी भी दो पॉपुलेशन में वैसे हम कंसीडर यही करते हैं ना कि जो भी आपका सैंपल है वो सेम हो नहीं सकता, जिसकी बेसिस पर हम नल और ऑल्टरनेट जनरेट करते हैं, सही। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी की एग्जांपल है कि इसी बेसिस पर कि आपका डेटा क्या शो कर रहा है, जो आपका रिजल्ट है वो आपका हाइपोथेसिस है ऑल्टरनेटिव, वो इक्वल शो कर रहा है या नहीं, वो ज्यादा शो कर रहा है, कम शो कर रहा है, हम कहते हैं हमारा 1 टेल 2 टेल टेस्ट है, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट बेल कर्व बना हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो हुई है, उसमें क्या है, म्यू की वैल्यू जो है वो म्यू नॉट से कम है, ठीक है। नल क्या था आपका, तैयारी, बट ऑल्टरनेटिव इज शोइंग दैट नो, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेल आ गई, सही है। फिर इसी तरह 2 टेल में क्या है, जब हमने कहा इट्स नॉट इक्वल टू, यानी वो ज्यादा भी होता है कभी कम भी होता है, तो आपके पास 2 टेल टेस्ट हो गया है। और इसी तरह जब हम कह रहे हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन फॉर म्यू नॉट, तो हमारे पास राइट हैंड पे टेल आ रही है, ठीक है। यानी आप जब 2 पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपना टेस्ट भी डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक बात यह है कि अब हम अभी आपने देखा ये 2 टेल और 1 टेल शो कर रहा है, तो हम इसी के बेसिस पर आगे चल के डिसाइड करेंगे कि हमने अपना डेटा जो है, डेटा नहीं सॉरी, जो हमारा रिजल्ट है उसको हमने सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट शो करना है, तो उसके लिए हमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होगा नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो हम इसी के बेसिस पे करेंगे
और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा नल हाइपोथेसिस, क्योंकि वो कह रहा है कि सेम है, तो हमें बताना है कि सेम है या नहीं। ठीक, द रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग विल इंडिकेट वेदर exists for H naught to be rejected. If H naught is rejected, statistically significant difference is present between the groups. Obviously, H naught is saying that everything is same, but we are saying no, H naught is wrong. It's rejected. So it means that there is difference. If H naught is accepted, it's not rejected means there is no difference. ठीक है, ये चीज आप अच्छी तरह क्लियर कर लेना दिमाग में कि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है H naught का। अच्छा, इसमें आप देखें कि आप देख रहे हैं कि रिजेक्ट नल, एक्सेप्ट नल। ठीक है, इसी तरह हमने एक्चुअली अपनी वैल्यूज को अगर हम ग्राफिकली देख रहे हैं तो हमने रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना होता है। अदरवाइज आजकल तो SPSS, मैटलैब वगैरह यूज हो रहे होते हैं, तो उसमें खुद ब खुद वो आपको बहुत सारी चीजें बता रहा होता है, ग्राफ के साथ शो कर रहा होता है, यानी आपको खुद बाय हैंड खुद नहीं करना होता, जनरेट हो जाता है उसमें। ठीक है, if the calculated value of test statistic falls in rejection region, then reject H naught, rejection region में fall करिए, and if the calculated value of test statistic falls in acceptance region, then we will accept our H naught. सही। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, हमने पीछे क्या किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने क्या चीज देखी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने ये देखा कि हमने करना क्या है। ठीक है, हमने कंपेयर करना है, ठीक है, और हमने जो है दो चीजों को साथ लेके चलना है, पेयर्ड फॉर्म में है। अब हम उसकी बेसिस पर हम अपना टेस्ट भी डिफाइन करेंगे कि हमने कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करना है उस नल हाइपोथेसिस को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस है, अब हमें उसको प्रूव करना है। तो हम जब स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि हमारे पास डेटा कौन सा है। ठीक, हमने पढ़े डाटा की टाइप। डाटा क्या है, एक्चुअली द वेरिएबल्स है हमारे, वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, कंटीन्यूअस है, डिस्क्रीट, इंटरवल है, रेंज है। उसकी बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे अपना टेस्ट। उसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा दे सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल की बेसिस पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ठीक, नंबर ऑफ ग्रुप्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 ग्रुप्स में कर रहे हैं, 2 से ज्यादा ग्रुप्स में कर रहे हैं। ठीक, ग्रुप्स के सब ग्रुप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है स्टडी डिजाइन। आपका स्टडी डिजाइन क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके जो हर स्टडी डिजाइन होता है उसमें डिफरेंट अप्रोच होती है आपकी। कुछ स्टडी डिजाइन में क्या होता है कि आप ट्रीटमेंट इफेक्ट 2 ग्रुप से मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स में कर रहे होते हैं, एक में क्या होता है, एक ही ग्रुप पे आप इंटरवल के साथ मेजर कर रहे हैं। सही है, तो आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए। तो आप स्टडी डिजाइन की बेसिस पर भी आप अपना स्टडी डिसाइड करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल when we are observing the effect of physical activity on obesity, there can be many other confounding variables. It can be different because of the age difference, it can be different because of the dietary habits. ठीक, तो ये सब अगर आप फोकस करते तो ये सब आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है। तो ये सब कुछ रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो कितने वेरिएबल्स चाहता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो कि आपके डेटा में डिफरेंस आ सकते हैं, वो यूज करने हैं या नहीं। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द रिसर्च, टाइप ऑफ द रिसर्च यू आर ट्राइंग टू कंडक्ट। ठीक है, उसके अलावा वही कि 1 टेल्ड है, 2 टेल्ड है, पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये भी हम बता सकते हैं। कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का मतलब क्या है कि किसी पैरामीटर पे पूरा होता है, और पैरामीटर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ठीक है, हमारा डेटा जो है वो करेक्टराइज इस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमारे पास है पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। अच्छा, यहाँ तक इस पे जाने से पहले आई होप कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज जो कि अगर आप लोग पूछना चाहते हो पूछ लें, क्योंकि फिर ये डिफरेंट चीज शुरू हो जाएगी बिल्कुल। I think I must continue. Okay. हमारे पास स्टूडेंट टी टेस्ट है, डिफरेंट टाइप्स हैं। 1 सैंपल टी टेस्ट, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप सैंपल को कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन के साथ, मीन सैंपल मीन को। ठीक है, तो आपके पास 1 to 1
कंपैरिजन आया है। टू सैंपल टी टेस्ट क्या है कि आप उसमें दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स को कंपेयर कर रहे हैं, उनके मीन को कंपेयर कर रहे हैं। फिर आपके पास इक्वल वेरिएंस टेस्ट आ गया। वेरिएंस क्या था, वो डिफरेंस मालूम करा था ना आपकी हर वैल्यू का मीन से, ठीक है। तो आप इक्वल वेरिएंस टेस्ट यूज करते हैं और अनइक्वल भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम इक्वल के लिए यूज करते हैं एफ टेस्ट, दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज वन, ठीक है। और अगर आपका जो है उसके बाद आता है पेयर टेस्ट। अब आपने ऊपर जो देखा अनपेयर टेस्ट थे ना, टी टेस्ट के टू सैंपल वन सैंपल, जिसमें क्या हो रहा था कि पेयर नहीं बन रहा था, यानी कंपेयर तो कर रहे थे आप लेकिन पेयर की फॉर्म में कंपेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन आप पेयर टेस्ट में आप देखें कि आपके पास ग्रुप वन है, आप उस ग्रुप वन में ही दो मेजरमेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं कि एक ड्रग के देने से पहले भी ले सकते हैं, एक ड्रग के देने के बाद ले सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद मेजरमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑब्जर्विंग अ पेशेंट विद सम डिजीज, देन यू कैन सी दैट इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, ठीक है, या आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months, सही है। so this is showing the comparison between the measurements. सही, ये तो है आपके पास टेस्ट। फिर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी आएंगे और पैरामेट्रिक टेस्ट भी आएंगे। अचानक से एक्चुअली स्लाइड जो है वो थोड़ा स्लो मूव होने लगती है। ओके, नाउ वी हैव एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट। अच्छा, अब आपने पीछे वाले में देखा था कि हम हर चीज जो डिस्क्राइब करे थे वो नंबर ऑफ टू में कर रहे थे, टू ग्रुप्स, ठीक है, टू मेजरमेंट और टू एक्सपोजर ग्रुप, सही है। तो अब लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स दो से ज्यादा हो जाएंगे तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरफ चले जाते हैं, यानी एनोवा की तरफ चले जाते हैं। एनोवा की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक वन वे एनोवा। वन वे एनोवा में आप यही कर रहे हैं कि आप टू और थ्री ग्रुप का मीन कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड सिंगल फैक्टर एनोवा। ये किसके पैरेलल हो गया, आपके वन सैंपल टी टेस्ट के। तीसरा टू वे एनोवा है। टू वे एनोवा में क्या कर रहे हैं, आप एडिशनल फैक्टर ऐड कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा था ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री है, तीन ग्रुप है आपके पास, लेकिन इन तीन ग्रुप्स में आप क्या शो कर रहे हैं कि उसमें आपने उसको और ज्यादा ग्रुप शो किया। आपने कहा कि हम यंग ग्रुप में भी देख रहे हैं, पैरामीटर ऐड कर दिए, और हमने ओल्ड ग्रुप जो है, ओल्ड एज ग्रुप है, उनमें भी हम इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपके पास डिवीजन ज्यादा हो गई, एडिशनल फैक्टर ऐड कर दिया आपने। फिर रिपीटेड मेजर्स एनोवा, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है, मोर देन टू है, और आप वही सेम चीज के आप किसी फॉर एग्जाम्पल ड्रग इफेक्ट है वो आप टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ चेक करें, तो आपने 3, 6, 9 कर दिया है, ठीक है। यू क्या एडिंग मोर मेजरमेंट इन वन ग्रुप। ठीक इसी तरह एनोवा की बहुत सारी टाइप्स हैं, आप एनकोवा यूज कर सकते हैं, पोस्ट हॉक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हमने किए थे पैरामेट्रिक टेस्ट, और पैरामेट्रिक टेस्ट हमने क्या कहा कि वी आर considering that our population is normally distributed continuous, right? When we have non-parametric tests, it means that our data is not fulfilling the value, the assumption of that normal distribution, ठीक। अब हम different tests यूज कर रहे हैं, मेथड वही है, सेम उस पर जाएंगे, लेकिन सिर्फ टेस्ट डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ योर वेरिएबल। इसलिए वेरिएबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेरिएबल की कैटेगरी समझ में आ गई है, ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, कौन कौन से जो वैल्यूज हैं वो शो कर रही हैं, तो आप आसानी से अपना टेस्ट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल, फॉर एग्जाम्पल विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट जो किया है इन्होंने, ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दो इंडिपेंडेंट सैंपल को। सॉरी उधर मैंने बोल दिया था इट्स रिलेटेड टू टी टेस्ट, सही। अब उसके बाद है क्रुसिकल वैलिस वन वे एनोवा बाय रैंक। ये क्या कर रहा है, तीन और उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेटा आपका कैटेगोरिकल होगा, ठीक है, सही है। आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा होगा, या तो कैटेगोरिकल है या फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद है टेस्ट ऑफ रिलेटेड और पेयर सैंपल, साइन टेस्ट एंड विल्कॉक्सन रैंक साइन रैंक टेस्ट। ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दो मैच और पेयर सैंपल को, ठीक। जैसे आपने पेयर
टेस्ट में देखा था कि वो एक ही ग्रुप था, लेकिन उसमें उन्होंने मेजरमेंट डिफरेंट इंटरवल से ली थी, तो हमने उसको कहा था वो पेयर टी टेस्ट है। सेम इज लाइक फॉर साइन टेस्ट एंड विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। देन वी हैव फ्राइडमैन एनोवा बाय रैंक्स, इसमें भी दो से ज्यादा ग्रुप्स यूज हो रहे हैं, 3 और मोर यूज हो रहे हैं, तो हम ये यूज कर रहे हैं। आप एनोवा का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं, इट मींस वी आर यूजिंग मोर देन 2 ग्रुप्स। देन वी हैव द नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा के लिए हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, कंपेयर्ड एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व प्रोपोर्शन बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स। यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वी आर मेजरिंग द प्रोपोर्शन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज टू। ठीक है, तो काई स्क्वायर में आप टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है फिशर एक्सट्रैक्ट टेस्ट, सेम फॉर नॉमिनल डेटा बस, और इट्स सेम एज काई स्क्वायर टेस्ट, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें जो है, आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट यूज करते हैं स्मॉल ग्रुप्स के लिए, लाइक आपकी 5 प्रेडिक्टेड ऑब्जर्वेशन है, तो यू विल यूज फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, मोर देन 5 है तो यू विल यूज द काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, इसी तरह मैक नंबर है, दिस इज फॉर पेयर सैंपल, मेंटल हिंजल है, कंट्रोल फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ को फाउंडर्स। इनके बाद स्टडीज में आपको को फाउंडर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, इनके इफेक्ट को। ये भी शो कर रहा है कि आप कैसे डेटा को और डेटा के हिसाब से अपने टेस्ट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। नॉमिनल में लाने का काई स्क्वायर फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है, ठीक है, मैक नंबर टेस्ट है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि ग्रुप्स पर शो कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, वो रिलेटेड ग्रुप के लिए है, वो मोर देन 2 ग्रुप्स के लिए। ठीक है, वही सब चीजें हमने पीछे पढ़ी है, ये आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम क्वेश्चन की, तो दिस विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग फास्ट दैट आपको कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना है। सही, अच्छा अब हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक, अब आप देखें एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है जो कि असेस कर रहा है आप ट्रीटमेंट का इफेक्ट हार्ट फेलियर पे। ठीक है, उसमें उन्होंने ग्रुप ऑफ एडल्ट कितने लिए हैं, 3 लिए हैं, और कितने अर्से बाद वो उसका ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक करें, 6 मंथ्स के बाद। ठीक, अब क्या है, इन्वेस्टिगेटर्स वांटेड टू असेस ग्लोबल फंक्शनिंग विद द न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन फंक्शनिंग क्लासिफिकेशन विच इज फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, अब आपने इस क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है उसको असेस करना है। अब आप खैर अभी अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर सामने करिए। एंड टू कंपेयर द पेशेंट क्लासिफिकेशन आफ्टर 6 months of the treatment, which statistical test is most appropriate to assess differences in functional classification between the groups? कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा? ठीक है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आप देखें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं आपके पास, 3 ग्रुप्स हैं। सही, दूसरी चीज आपके लिए क्या है कि हम आफ्टर 6 months उसका देख रहे हैं ट्रीटमेंट का, वो भी खैर यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है कि वो असेस कैसे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ NYHA फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब आप बताएं कि आपके ख्याल में कौन सा टेस्ट हो सकता है यहाँ पे यूज। आप पीछे वाली जो स्लाइड में आपने देखा था कि हमने बताया हुआ था कि ऑर्डिनल के लिए क्या है और नॉमिनल के लिए क्या है। सॉरी मैंने अभी देखा है, कैन यू री-एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट CI? मैं अभी बताती हूँ दोबारा। ठीक है, ये हो जाए, ये वाला पोर्शन ही खत्म करके फिर हम दोबारा CI पे आ जाएंगे। एनोवा और और आंसर भी आ जाए तो अच्छा है। या प्लीज, सॉरी थोड़ा सा ना एक्चुअली कभी कभी स्लो हो जाता है, मैं पीछे कर रही हूँ, वो आपको फिर डिसाइड करने में आसानी होगी ऑब्वियसली। यस, ये है
I hope it will help you. जैसे भी पीछे जाना। आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब हम वापस चलें अपनी मेन स्लाइड की तरफ। स्लाइड पसंद है। अच्छा, एनोवा बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, एनोवा का रीजन मैं समझ रही हूँ, उनके 3 ग्रुप्स हैं, तो आप लोगों को ख्याल है एनोवा लग रहा है। लेकिन एक और चीज मैंने कहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि वो कैसे उसको असिस्ट करना चाह रहे हैं, यानी कैसे अपना रिजल्ट शो करना चाह रहे हैं, उसको गौर करें जरा। क्या वो क्वांटिटेटिव है? सॉरी, मेरी स्लाइड नहीं मिल रही। ठीक, अगर हम अभी स्लाइड थोड़ा हैंग हो गई है शायद, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा में जो उन्होंने मांगा है, वो मांगा है हमारे पास क्वालिटेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि आप कैटेगरीज में डिफाइन करें। सही, कैटेगरीज आर फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, NYHA क्लासिफिकेशन जो है उससे हमने असेस करना है अपने डेटा को। सही, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो आपका एनोवा तो रूल आउट हो गया। सही है, आपका एनोवा तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। अब आप इसमें अगर देखें तो यू कैन सी कि एनोवा की जगह हम कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं? विल्कॉक्सन। ठीक है, सही है, हम यूज कर सकते हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। सही है, वो क्या शो कर रहा है आपका, कि आपका डेटा जो है वो कैटेगोरिकल है और वो फिर नॉन पैरामेट्रिक है। सही, तो हम इस टेस्ट के थ्रू हम अपनी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। सॉरी, गलत बता दें, मैंने ऊपर देख ली, क्रूस्कल वैलिस टेस्ट वो शो कर रहा है, क्योंकि जो विल्कॉक्सन साइन है वो पेयर्ड ऑर्डिनरी है और जो हमारा डेटा है वो पेयर्ड नहीं है। सही है, वो पेयर्ड अगर होता तो फिर हम यूज करते विल्कॉक्सन साइन रैंक। सॉरी, एक्चुअली मेरे पास खुद भी स्लाइड नहीं है, मैंने फोन पे खोली है, अटक ही गई है, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें इन्हें, और इंडिपेंडेंट और राणा साहब, आपकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। जी, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? अब आगे जो हमने चलना था, राणा साहब मैंने आपको भी शेयर किया प्रेजेंटेशन, अगर आप अपनी तरफ से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
ओके ओके, चल गया चल गया, हो गया, हो गया। आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया इस चक्कर में। यहाँ पे थे हम, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल भी थी, लेकिन अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं सिर्फ बता देती हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि अच्छा खासा टाइम उसमें लग गया। आर ट्रायल वाज कंडक्टिंग टू डिटरमाइन द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ एलिरोकुमाब इन रिड्यूसिंग लिपिड्स एंड कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। इसमें एक्चुअली दो ग्रुप्स उन्होंने यूज किए हैं। एक उन्होंने प्लेसिबो प्लस स्टैटिन यूज किया है, और दूसरे में उन्होंने यूज किया है एलिरोकुमाब प्लस स्टैटिन। ठीक है, और उसका डिफरेंस देखा है उन्होंने एलडीएल पे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पे। सही, अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर यूज किया। उन्होंने मैन वुमेन में देखा है, स्मोकर्स में देखा है, स्मोकर और नॉन स्मोकर्स में देखा है। बेसलाइन एलडीएल जो है वो 122.8 122.0 है प्लेसिबो और रिजुमाब के साथ, लेकिन उसमें जो है डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आ रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट, लाइक जब आपकी एलिरोकुमैब और प्लेसिबो की जो ट्रीटमेंट चल रही है स्टैटिन के साथ, तो उसका डिफरेंस आ रहा है, वो आपका शो कर रहा है 48.3 प्लस माइनस में वैल्यू और 1118 में। ठीक, नाउ यू कैन सी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब आपने मालूम ये करना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट हो सकता है इन पैरामीटर्स के लिए, लाइक फॉर मैन वुमेन के लिए सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एलडीएल के लिए, स्मोकर और नॉन स्मोकर्स की परसेंटेज के लिए। वो जो पीछे हमने चार्ट यूज किया था उसमें आपके इन तमाम क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट statistical test to determine the following: the effect of alirocumab plus statin on the LDL. You can see there is a significant difference. How can we show it? And the primary endpoint, आपको क्या endpoint पे आएगा result? ठीक है, तो ये आप पीछे वाली साइड यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और है, एंड में देखते हैं हम अगर हो सकेगा। अच्छा, स्टैटिस्टिकल एरर्स। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब हम कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अब आपने जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म करना है, ऑब्वियसली आपके पास चांसेस ऑफ एरर हो सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने कहा कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की बेसिस पर आपका आगे का जो रिजल्ट जो होता है ना वो जनरेट होता है, वो डिफाइन होता है। तो उसी की बेसिस पर हम कहते हैं कि हमारा एरर जनरेट हो सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि द वैल्यूज, द कंपैरिजन व्हाट वी आर डूइंग इज गिविंग अस द सेम रिजल्ट, देयर इज नो डिफरेंस, दे आर इक्वल। ठीक है, लेकिन आपने उसको क्या किया, आपने ड्यूरिंग एनालिसिस आपने कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हुई और आपने उसको जो है सेम नहीं था, लेकिन आपने उसको सेम कंसीडर कर लिया, आप डिफरेंस शो नहीं कर सके। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एरर कि आपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया, आपने कहा देयर इज नो डिफरेंस, तो इट विल बी टाइप 2 एरर, बीटा एरर, कि आपने कहा डिफरेंस नहीं है बट एक्चुअली डिफरेंस था। फिर इसी तरह दूसरा क्या है, रिजेक्ट एच नॉट। आपने कहा डिफरेंस है, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आपने जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है तो इट मींस द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट व्हिचएवर यू आर शोइंग। ठीक है, लेकिन असली में क्या था कि डिफरेंस नहीं था। सही, आपका नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो ये आपको कौन सा हो गया, टाइप 1 एरर, यानी आप फॉल्स रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, जो कि नहीं था वो आप शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चांसेस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज हो जाए तो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है आगे हम यूज करेंगे टर्म्स यूज करेंगे और आगे हम पैरामीटर यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम इस स्टैटिकल एरर्स के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज करते हैं, विद इन द रेंज हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, alpha is probability of type 1 error, beta is the probability of type 2 error. Right? The calculated chance that a type 1 error has occurred is called the p-value. Right? हमने पीछे पढ़ा था कॉन्फिडेंस इंटरवल, अभी तो पूछा था ना कॉन्फिडेंस इंटरवल को एक्सप्लेन करने। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था, वो लाइकलीहुड था। ठीक है, कि आपकी जो डेटा स्प्रेडर्स में कितने % चांसेस हैं कि कोई चीज रिपीट हो रही है या स्प्रेड हो रही है। तो ये हमने उसको कैलकुलेट किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल को, और हमने कहा था कि नॉर्मली होता है कि हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं अपने डेटा से। ठीक है, 95%, 99%, 90%। ठीक है, वो शो करता है कि आपकी कितनी जो है ना चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 95% था तो हमने कहा था प्लस माइनस करके हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी रेंज क्या बनेगी, उस रेंज के विद इन आपका डेटा आए तो अच्छी वैल्यू है, सिग्निफिकेंट होगा। सही है,
लेकिन कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल के साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, क्या? पी वैल्यू। ठीक, दे आर एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग थिंग्स, राइट? क्या है? कैलकुलेटेड चांस ऑफ टाइप 1 एरर इज द पी वैल्यू। टाइप 1 एरर क्या था हमारे पास? कि जब आप एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, एच नॉट एक्सेप्ट होना चाहिए बट आप रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द टाइप 1 एरर। तो आप जब उसके चांस को एक्चुअली देख रहे होते हैं, तो वी आर measuring it in the form of the p value. Most of the time we are using the p value which is 0.05. ठीक है, the p value tells us the likelihood of obtaining a given or a more extreme test result. The h naught is true when the alpha level is set a priori. H naught is rejected when p is less than alpha. ठीक है, मैंने कहा ना ये दोनों कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका अल्फा है, अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो भी हम आगे बताते हैं। और इसमें आप एक देख रहे होंगे चीज, इसमें लिखा है इज सेट अ प्रायोरी, यानी आपने वो पहले से सेट किया हुआ है। कैसे सेट किया हुआ है? ठीक है, अल्फा क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपका जो डेटा है उसकी सिग्निफिकेंस बता रहा है। ठीक है, उसकी बेसिस पर आपने अपने रिजल्ट को उससे कंपेयर करना है, अपनी पी वैल्यू को उससे कंपेयर करना है। ठीक है, अपने टाइप 1 एरर के चांस को उससे कंपेयर करना है। कैसे मालूम करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? पहले हम जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वी आर डूइंग इट ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, वी वांट टू observe the effect on a population on large number of the samples. ठीक है, on a large number of groups which contains enough number of individuals. ठीक, तो उसके लिए हमें पहले पायलट प्रोजेक्ट रन करना होता है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट रन करके हमें आइडिया हो जाता है, यानी हमारे टोटल पॉपुलेशन पे नहीं है, हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होंगे, उससे हमें क्या आइडिया हो जाता है कि हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज हैं जो कि हम आगे अपने टेस्ट में यूज कर सकते हैं। यानी सेम कंडीशंस होती हैं जो कि आपने अपनी एक्चुअल रिसर्च में यूज करनी है, लेकिन उससे पहले आप जनरेट करके आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं। ना सिर्फ इससे कि आप पायलट प्रोजेक्ट लें, ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, आप डेटा जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी जो आपका लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू में आप देखेंगे बहुत सी स्टडीज होती हैं, उनमें बहुत सिमिलर डेटा यूज हो रहा होता है, तो कभी कभी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उससे भी उठा लेते हैं, उससे भी मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास अप्रियोरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मौजूद होगा तो आप पी वैल्यू को उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पी वैल्यू को कंपेयर करने का मतलब क्या है? फिर से आप वही कंपेयर कर रहे हैं अपना नल हाइपोथेसिस। ठीक है, द पी वैल्यू टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग wrong when we conclude that are two different exist. ठीक है, this is your chance of error in rejecting H naught. What is the power of the test? जब हम पायलट प्रोजेक्ट रन करते हैं तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं, हम और क्या मेजर कर सकते हैं? हम पावर ऑफ द टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पहले से हम निकाल लेते हैं कि आपकी पावर ऑफ टेस्ट क्या हो सकती है। पावर टेस्ट है क्या? ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी, जैसे एक प्रोबेबिलिटी है कि आप करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं या नहीं। आपने देखिए दो चीजें देखी, पीछे देखी आपने पी वैल्यू किस पे डिपेंड करी थी? टाइप 1 एरर पे। और आपकी पावर किस पे डिपेंड करी है? बीटा यानी टाइप 2 एरर। यानी आप दोनों जो एरर हैं, जो चांसेस ऑफ एरर हैं, उनको मिनिमाइज कर रहे हैं, उसको इरेडिकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द पावर एंड द पी वैल्यू। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ करेक्ट डिसीजन व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, द एबिलिटी टू डिटेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स इफ वन एक्चुअली एग्जिस्ट। लाइक you can say that there is no difference, but there is a difference, so you have to consider that probability of making that kind of error. इस पे डिपेंड करता है आपकी दोबारा से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और आपके सैंपल साइज पे। सैंपल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर टेस्टिंग, इट विल अफेक्ट डेटा प्रोफाउंडली। ठीक है, अब आप आगे देख सकते हैं कि सैंपल साइज हम कैसे कैलकुलेट करें। वी कैन नॉट टेक एनी सैंपल वी वांट और एनी सैंपल वी कैन गेट इजीली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अजमान में या शारजा में कोई कंडक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं अपने करीब के लोगों को अपना सैंपल नहीं बना सकती, या मैं अपने हॉस्पिटल के लोगों को नहीं बना सकती। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टडी आई एक्चुअली वांटेड टू डू। उसकी बेसिस पर मुझे अपना सैंपल साइज निकालना होगा, मालूम करना होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप जो है अब तो वेब पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के अलावा आप ऑनलाइन डाल के आप अपना सैंपल, आपकी कौन सी रिसर्च स्टडी है, आप उससे भी सैंपल साइज निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हैं सैंपल साइज कैलकुलेट? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं? ठीक है, इसमें आपका टाइप 1 एरर इम्पोर्टेंट है, टाइप 2 एरर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी उससे आपको इफेक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। ठीक है, पावर आपकी इम्पोर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्पोर्टेंट है,
और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है और आपका इफेक्ट साइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफेक्ट साइज क्या होता है कि आप कोई भी जो इवेंट हो रहा होता है उसके जो रेट होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो इफेक्ट साइज होता है। फॉर एग्जांपल आपका इवेंट क्या है कि रिस्क ऑफ डिजीज अमंग स्मोकर्स है वो 25% है, नॉन स्मोकर्स में 15% है, तो उनका डिफरेंस है वो आपका इफेक्ट साइज होगा कि आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहे हैं वो आपका इफेक्ट साइज है। ये भी आप मालूम कर सकते हैं अपनी पायलट स्टडी से, ठीक है, या फिर अपने लिटरेचर रिव्यू से। ठीक, तो जब आपके पास सैंपल साइज कैलकुलेट हो गया तो अब सैंपल साइज की बेसिस पे आपके लिए आसान होगा कि आप अपना टी टेस्ट, अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग और अपनी जो भी आपकी स्टडी है वो आप परफॉर्म करें। होता क्या है कि सैंपल साइज बहुत छोटा होता है तो भी वो सही असल में वो फिर आपको वो नहीं देता, क्रेडिबिलिटी नहीं देता, वो आपको डिस्पर्स होकर पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह जब सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज होगा तो चांस ऑफ आउटलायर्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं कि सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन ना सैंपल साइज बहुत बड़ा होना चाहिए ना सैंपल साइज बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू। ठीक, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक, आपने हमें इतनी देर से हम पढ़ रहे थे पेयर, सही है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, राइट। वो क्या शो कर रहे थे कि द फैक्टर्स, द वेरिएबल्स आर एक्चुअली समवॉट रिलेटेड, समटाइम्स दे आर रिलेटेड। ठीक है, तो जब वो रिलेट कर रहे हैं तो उनकी एसोसिएशन, उनकी जो रिलेशन है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। कोरिलेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो एग्जामिन करते हैं आपकी जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान स्ट्रेंथ। ठीक है, और आपकी रिग्रेशन क्या एग्जामिन करती है कि आपकी एक वेरिएबल से आप दूसरे वेरिएबल को कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो है कोरिलेशन का वो आप बता सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल दैट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो और इंटरवल स्केल एंड लीनियरली रिलेटेड इज मेजर्ड विद द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब हम कोरिलेशन मालूम कर होते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन जो है वो जब दो कंटिन्यूस वेरिएबल के दरमियान होती है यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर होते हैं। हर जगह आप देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो डिवाइड होता जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, कैटेगोरिकल है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल। तो यहाँ पे भी जब हम कोरिलेशन डिटरमाइन तो हम अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस है, एक डिस्क्रीट है या फिर नॉन पैरामेट्रिक है, पूरे नॉन नॉर्मल है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, these are two parameters which we can use to calculate the correlation using the correlation coefficient, जो कि रिलेशनशिप शो कर रहा है दो वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड पियर्सन कोरिलेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो नॉर्मल डेटा यूज कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बार दफा तो ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो बाय चेंजिंग इन पैरामीटर्स रिसर्चर्स ट्राइंग टू मेक इट नॉर्मल, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा आसानी से हो रही होती है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो रेगुलर पैरामीटर्स यूज हो रहे होते हैं। तो पियर्सन, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रिसर्च, कहीं पे आप कर सकते हैं काम, कहीं पे नहीं कर सकते। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे पियर्सन कोरिलेशन की। पियर्सन कोरिलेशन इज आल्सो डिस्क्राइबिंग व्हाट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो ये आर है, ठीक है, ये रेंज करता है -1 to +1 और इसके दरमियान कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, रिलेशन। अब आप ये वाली स्लाइड देखें, अब आप इसमें देखें कि रिलेशन शो हो रहा है। ठीक है, आपने स्कैटर प्लॉट बनाया हुआ है, देन आप एक लाइन ले रहे हैं, उसके बाद आप एक्स और वाई फैक्टर में देख सकते हैं कि क्या एक्स फैक्टर की वजह से वाई फैक्टर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, या ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, इज इट लीनियर लाइक इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसकी बेसिस पर आप पियर्सन कोरिलेशन शो करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। व्हाट डज इट मीन परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप? के आपका जो डेटा है वो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, so it's negative linear relationship. Zero है, like the third slide, there is no relationship, there is, you cannot make a line between the two variables. या फिर क्या है, पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है कि एक बड़ा है तो दूसरा भी बड़ा है, एक
कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, सही है। तो वो हमारा क्या हो गया, +1 में चला जाता है। +1 यानी इस तरह की वैल्यूज आती हैं, प्लस के करीब आती हैं। यानी अगर वो प्लस के करीब है लाइक 0.8 0.9 तो इसका मतलब क्या है, दे आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड, ठीक है। अगर ये वो माइनस के करीब है, -0.8 -0.9 तो इसका मतलब क्या है, वो के उनका लीनियर रिलेशनशिप नेगेटिव साइड पे स्ट्रांग है, सही। और अगर वो 0 के करीब में तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशनशिप जो है वो वीक है। 0.2 0.3 विल बी कंसीडर्ड अ वीक रिलेशनशिप। द वीकर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स द क्लोजर आर इज टू 0। अच्छा, अब वही बात है जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कर रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे थ्रू द नॉर्मल कर्व और द बेल शेप ग्राफ बाय यूजिंग द हिस्टोग्राम, ठीक है। इसी तरह हम इसमें भी स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं और स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम जो है देख सकते हैं कि हमारी कितनी रीडिंग जो है वो एक लाइन में आ रही है, कितनी रीडिंग जो है वो रिलेशन शो कर रही है, ठीक। आई थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड विद दिस। सॉरी मैं चैट अभी नहीं खोल रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब भी मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ तो उसके बाद मेरी स्लाइड्स जो है ना वो अटक जाती है, वो सही मैं मूव नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अगर मुझे बता सके कोई ऐसा जो मुझे साथ साथ बताना चाहिए। A simple linear regression assists the linear relationship between two continuous variables to predict the value of dependent variable based on the value of an independent variable, ठीक है। अभी हम क्या करें, लीनियर रिग्रेशन देख रहे हैं। हम क्या है, हमने क्या बताया था, कोरिलेशन हमें बता रही है कि दे आर कोरिलेटेड, ठीक है। रिग्रेशन हमें क्या बता रही है कि हाउ मच दे आर कोरिलेटेड, दे आर शोइंग एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये बता रहा है जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी वजह से दूसरे सॉरी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल पे जो कि डिपेंड कर रहा है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी से ओबेसिटी पे कोई ना कोई इफेक्ट आना चाहिए, आपकी डाइटरी हैबिट से ओबेसिटी पे इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। वो इफेक्ट कैसा है, कितना है, वो हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। रिग्रेशन के थ्रू हम प्रेडिक्शन मॉडल डेवलप कर सकते हैं और हम उस प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी बता सकते हैं। कैसे बनाते हैं प्रेडिक्शन मॉडल, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला y इक्वल्स टू mx प्लस d। व्हाट इज y हियर, इसमें हम एक्चुअली ये हेल्प कर रहे हैं हमें कि हम जो भी रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं तो उसमें हम एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर पे जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, सही है। उसको हम ये देखें कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो यहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, m हमारा स्लोप है, जो पीछे आप ग्राफ में स्लोप देख रहे थे, सही। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x एंड v इज द इंटरसेप्ट, जहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हैं दो वैल्यूज, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उससे आपको पता चलेगा। Accuracy of prediction, how well actually we have predicted about the effect of one variable on other, ठीक है। रिग्रेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें क्या है, एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो या उससे ज्यादा जो है वो कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसमें एक कोई कैटेगोरिकल आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है जो कि डिपेंडेंट है और उसको जो है आप दूसरे कंटिन्यूस कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसमें क्या है, एक कैटेगोरिकल रिस्पॉन्स है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके साथ आपके दो या उससे ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन लीनियर रिलेटेड होंगे और दूसरा आपका कर्व की फॉर्म में भी आ सकता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग द अबव थ्री, ठीक। अच्छा एग्जांपल है, क्या है कि this is the data which we have taken from a study which is actually evaluating the enoxaparin use, ठीक है। और वो कैसे जो है पेशेंट रिस्पॉन्स देख रहे हैं बाय मीजरिंग द एंटीकोएगुलेंट फैक्टर कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम द enoxaparin डोज जो कि हमने दी है 75 सब्जेक्ट में। उन्होंने डोज यूज की है 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम, मुझे याद आ रही है, हाँ सही है। और उसके अलावा डिफरेंट डोजेस यूज कर सकते हैं आप, ठीक। उस पर वो देख रहे हैं कि आपके 75 सब्जेक्ट पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है और कैसे इफेक्ट मेजर कर रहे हैं बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द फैक्टर, ठीक। अब उन्होंने देखी सारी चीजें नीचे दी हुई है, आपको स्लोप की वैल्यू दी हुई है, आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, आपको पी वैल्यू दी हुई है, आपको आर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आर स्क्वायर इज दिस वन, लीनियर रिग्रेशन का आप यूज कर रहे हैं, ठीक। अब आपने क्या बताना है,
कि आपके पास है व्हाट आर द अजम्पशन नेसेसरी टू यूज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आपके पास क्या अजम्पशन जरूरी है, ठीक है। प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये सब क्या शो कर रहा है, रिग्रेशन एनालिसिस के अजम्पशन है वो कि आपका डेटा जो है वो कितना रिलेट कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है, दोस्त से आपको क्या लग रहा है, फैक्टर की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है। दिस यू हैव टू एनालाइज, दिस यू हैव टू ऑब्जर्व इन दिस एग्जांपल। प्रेडिक्ट concentration at enoxaparin doses of 2 and 3.75 मिलीग्राम पर केजी। यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करते हैं कि एक इंटरसेप्ट बनाते हैं, एक आप लाइन ड्रॉ करते हैं 2 से लेकर आपकी जो लाइन है उस तक, एंड देन यू विल गो टू द y एक्सिस। So there will be a point on that y axis that will show the concentration of enoxaparin, which will correspond the dose of the which will show the concentration of the factor, and it will correspond to the dose of the enoxaparin। यानी 2 के सामने अगर देखूं तो मुझे लगता है it will be 0.5, ठीक है। आप क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे from 2 till the value which is in front of that point, right? So it's 1.5, 0.5। सेम गोज फॉर 3.75 मिलीग्राम पर केजी, उसको भी आप ले सकते हैं। व्हाट डज द पी लेस देन 0.05 इंडिकेट, पी क्या है आपका, कैन समवन प्लीज एक्सप्लेन इट। ये पी को भी हम पढ़ चुके हैं पीछे। अच्छा, ये क्या आपने बात की, इंडिपेंडेंट, सॉरी मैंने क्वेश्चन भी देख ली थी, इंडिपेंडेंट रिलेटेड। और क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलकॉक्सन एंड बिटवीन एंड, अच्छा ये बताएं पहले मुझे, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। आंसर जो मैं एक साथ ही बता दूंगी क्योंकि फिर स्लाइड में मूव नहीं करूँ, ठीक है। तो आपने ये सारे जो है पैरामीटर डिसाइड करने हैं। और दोबारा से चैट बॉक्स खुला है तो फिर स्टक हो गया है। अच्छा चलें, ये इसको ही आपने देख लिया। इसमें एक चीज क्या है देखनी हमने, ये समझ में आ रहा है कि एक तो हमने कोरिलेशन के थ्रू ये देख सकते हैं हम कि उनका रिलेशन है या नहीं है, ठीक है, आर रिलेटेड और नॉट। और जो है हम रिग्रेशन के थ्रू हम ये भी देख रहे हैं कि वो कितना रिलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एसोसिएशन क्या है, सही है। अच्छा, किसी ने पीछे पूछा हुआ था इंडिपेंडेंट सैंपल और यानी डिपेंडेंट, और जो हम मैच के पेयर सैंपल लेते हैं वो क्या है। इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब ये है कि हमने 2 सैंपल लिए, ग्रुप 1 एंड 2, ठीक है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी एक ही कंसंट्रेशन से या एक के जो रिजल्ट आ रहा है उससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन मैच का मतलब क्या है कि अगर या तो आप एक तरह से ये हो सकता है कि आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उनका कंपैरिजन है तो वो दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाले हैं, सिर्फ कंपैरिजन शो कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आप एक डिपेंडेंट ले लेते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, यानी एक फैक्टर ऐसा होता है कि उसके ऊपर तो इफेक्ट नहीं आ रहा दूसरे फैक्टर से, लेकिन वो जो दूसरा नेक्स्ट फैक्टर है वो उसको इफेक्ट कर रहा है, उसको चेंज कर सकता है, ठीक है, लाइक ओबेसिटी एंड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। और इंडिपेंडेंट में फॉर एग्जांपल आप ले लें कि आप सैंपल मींस 2 देख रहे हैं, ठीक है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि आपकी ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है, उसमें क्या कंसंट्रेशन आ रही है, बट दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर डिफरेंट सैंपल, सही। या फिर ये हो सकता है कि आप एक ही सैंपल ले रहे हैं और आप उसमें ही 2 मेजरमेंट, 3 मेजरमेंट, 4 मेजरमेंट देख रहे हैं, सही है। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक सैंपल कंसीडर किया, आपने कहा कि हमें ड्रग इफेक्ट देखना है, ठीक है। अब आप एक हॉस्पिटल को कंसीडर कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल में हमारे पास फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स हैं, अब हमने कोई रेजीन ट्राई करनी है, ठीक है। तो अब आप उसको देख सकते हैं कि कितने अरसे बाद वो डिफरेंट पेशेंट में क्या इफेक्ट शो कर रहा है। उसी एक ग्रुप में आप टाइम लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। फॉर लाइक डायबिटीज आप देख सकते हैं कि इतने टाइम के बाद HbA1c लेवल क्या हो रहा है, यानी फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 मंथ HbA1c लेवल क्या है, 2 मंथ क्या है, 3 मंथ क्या है, पैरामीटर्स आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक ही ग्रुप है, लेकिन उसी ग्रुप में आप डिफरेंट मेजरमेंट ले रहे हैं, सही है। तो आप 3 तरह से आप
जो है ग्रुप्स को यूज कर सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर ये कि आप विद इन अ ग्रुप ही आप उसको जो है डिवाइड करके उसी में आप इफेक्ट देते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन और था कोई? अच्छा, फिर यहाँ पे जरा सा वही चैट बॉक्स पूरा था ना, तो स्लाइड जो है वो तो गई है। असल में अब हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक, अब हमारा आता है वी आर डन विद आवर मेन टेस्ट व्हिच वी कैन यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हमारे पास जो चीज रहती है वो है सर्वाइवल एनालिसिस। ठीक, अभी मैं आपको उसकी स्लाइड भी शो करती हूँ। सर्वाइवल एनालिसिस में क्या है कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी जो भी स्टडी है, जब आप उसमें सैंपल दे रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स दे रहे होते हैं, तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब के सब एंड टाइम तक आपके पास जो है वो नहीं अवेलेबल होते। can be of any reason. There can be the death of the individual, there can be any disease condition that they are not able to further proceed in that study. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इस फैक्टर को भी जो है देखना होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे सैंपल साइज पे डिफरेंस आ सकता है। सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी ड्रग का इफेक्ट देख रहे हैं तो आप डिजीज में देख रहे हैं ना, या फिर ये कि अगर आप डिजीज प्रोग्रेशन देख रहे हैं या कुछ फैक्टर ऐसे देख रहे हैं जो डिजीज डेवलप कर सकते हैं, के दरमियान कोई भी डिफरेंट जो है सिनेरियो हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, सेंसरिंग करते हैं। इट मेक्स सर्वाइवल मेथड यूनिक। इट कंसीडर दैट सम सब्जेक्ट्स लीव द स्टडी फॉर रीजंस other than the event. For example, they can lost to follow up, and they can be died, or there can be any reason. It also consider that all the subjects do not enter the study at the same time. ठीक है, यानी स्टार्ट पॉइंट से एंटर नहीं हो रहे हैं अगर, तो वो भी आपके डेटा को डिफरेंट करेगा। Then it also consider that all the subjects, the standard method of statistical analysis such as t-test and linear or logistic regression may not be appropriately apply to the survival data because of the censoring. ठीक है, अगर सेंसरिंग हो रही है उसकी वजह से आगे क्या हो सकता है, आपके सर्वाइवल एनालिसिस में मसला आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्वियस सी बात है, जब सैंपल ही सही नहीं है तो आपका सर्वाइवल डेटा जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो ये सर्वाइवल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके भी बहुत सारे मेथड हैं। कैप्लन-मियर मेथड है, लॉग रेक्स टेस्ट है, फॉक्स प्रोपोर्शनल हैजर्ड मॉडल है। ठीक है, इन सब मॉडल्स के थ्रू आप जो है यूज कर सकते हैं अपने सर्वाइवल एनालिसिस को। ठीक है, इट कैन हेल्प you in actually minimizing the error which can be caused by the censoring of your samples. ठीक है, सैंपल्स के कम या ज्यादा होने से, जो इफेक्ट कम होने से ऑब्वियसली जो पड़ता है वो आप इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, उसके अलावा आपके पास जो है ये सब है। उसके अलावा आपने देखा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हमने पहले डिस्क्राइब किया था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या था कि हमने सबसे पहले जो करना होता है काम, वो हमने करना होता है, जनरेट करना होता है अपना नल हाइपोथेसिस। उसके बाद हमने आना होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे। ठीक है, इसी तरह जब आप ये जनरेट कर लेते हैं, तो अब आप देखें, अगर आप स्टेप्स रिकॉल करें तो उसमें क्या था कि आपने प्रायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, अपनी पावर डेटा की वो डिसाइड करनी थी। आपने क्या डिसाइड करना होता है, अपना सैंपल साइज डिसाइड करना होता है। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है, अपने इन सब चीजों को देखते हुए और अपने अपने वेरिएबल्स डिसाइड ऑब्वियसली किए हुए, जब तो आपने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिसाइड किया है। ठीक है, उसकी बेसिस पर आप क्या डिसाइड करते हैं, आपके टेस्ट कौन से हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप कौन से यूज करने वाले हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, और फिर उसकी बेसिस पर आप फर्दर डिसाइड करते हैं कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर डेटा। ठीक, कौन सा ग्राफ यूज करना है, कौन सा चार्ट यूज करना है, कैसे टेबल्स बनानी है। ठीक है, और क्या उन टेबल से आपने कंक्लूड करना है, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। ठीक, और फिर आखिर में आप क्या करते हैं, जो हमने देखा था कि आप रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को। एक्सेप्ट करें नल हाइपोथेसिस को, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ जो भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसमें जो है, अगर आप एक्सेप्ट करें हैं तो इसका मतलब है कि डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को, इसका मतलब है कि आपकी
जो ऑब्जर्वेशन है वो कोई डिफरेंस शो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के BMI कंसंट्रेशन थी वो A में और B में, इट कैन बी डिफरेंट और इट कैन बी सेम, ठीक है, लेकिन आपको किस पे डिपेंड करना है, नल हाइपोथेसिस, तो उसकी बेसिस पर आप रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे अपनी स्टडी को, ठीक है, सिग्निफिकेंट, और डिसाइड करेंगे कि वेदर इट्स सिग्निफिकेंट और इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हमारा ये खत्म है। एक दो एग्जाम्पल मैं चाहिए थी और बताइएगा क्वेश्चन की। अगर राणा साहब या सिद्दीकी साहब अगर चैट में क्या क्वेश्चन हैं वो बता सकते हैं मुझे तो प्लीज। It's difference between the Wilcoxon and Wilcoxon sign test, ठीक है। अच्छा, पीछे आपने देखा था कि विल्कॉक्सन साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन टी में पे वो इंडिपेंडेंट और पेयर्ड का ही डिफरेंस था, ठीक है, कि कहीं वो सैंपल्स इंडिपेंडेंट हैं और कहीं पे वो पेयर्ड हैं। साइड में शो नहीं कर पा रही, ठीक है। आपके जब दो ग्रुप्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स अभी हमने चीज बताई थी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, आप किसी एक चीज का इफेक्ट दोनों ग्रुप पे चेक कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट रिलेटेड टू अदर, तब आप यूज करते हैं अपना विल्कॉक्सन रैंसम नॉन और मैन विटनी टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो दो ग्रुप जो है वो रिलेटेड है, रिलेटेड मीन्स क्या है कि वो दो ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपेरेबल है, ठीक है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक साइन टेस्ट, ठीक है। ये है आपका डिफरेंस विल्कॉक्सन साइन रैंक और विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट में, क्या वहां पे इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है, वो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं। जैसे इसके बाद स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, अगर और भी कोई क्वेश्चन है बताएंगे, और एक क्वेश्चन बाकी है कि अगर आपके क्वेश्चंस हैं और अगर मुझे आप लोगों को लग रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है तो राणा साहब जो हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स के मैं कहूँगी गुरु हैं, ठीक है, तो वो फर्दर जो है बता सकते हैं क्वेश्चन। राणा साहब आप शो कर सकते हैं मेरे पास, जी मैंने मैंने आपको स्लाइड जो है ना शेयर की है, अपनी जी मैंने स्लाइड ना पिक्चर शेयर की है इसकी व्हाट्सएप पे। टेस्ट की। हेलो। Dr. Isha, you can share your slide again.